यूपीआई का बहुत ज़्यादा चलन है और हर व्यक्ति एक फ़ोन में कम से कम 3 या 4 यूपीआई तो रखता ही है। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की नज़र रहती है इस यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे? आज की इस वीडियो में मनी मैटर्स की हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे आप इनकम टैक्स या जीएसटी में आप ना फंसे, क्योंकि आप ये गलतियां कर रहे हैं। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर सिद्ध हो सकती है। देखिए, 3 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बिजनेस करते हैं, एक होते हैं जो सिर्फ ट्रांजैक्शंस करते हैं, और तीसरे होते हैं जो फैमिली से रिलेटेड चीजें करते हैं। और इसमें चौथे जनों को भी हम जोड़ सकते हैं जो सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने के लिए यहां पर यूपीआई बनाते हैं। आए दिन आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे नई नई ऐप्स मार्केट में आती हैं। कभी वो कहते हैं कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कभी कहते हैं कि आपका 100% क्रेडिट कार्ड का बिल माफ़ हो जाएगा, या आपको रिचार्ज अगर आप करते हैं तो फलाना रिवॉर्ड मिलेगा, फलाना कूपन मिलेगा। जेन्युइन जो हैं वो पुरानी जो ऐप्स चल रही हैं वो हैं। पहले बात करते हैं कि क्या मल्टीपल यूपीआई बनाने का कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि आप अपने आप को वहाँ पर जोखिम में डालते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फ़ोन अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर भी हैक होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 2 फ़ोन रखते हैं, 3 फ़ोन रखते हैं और अलग अलग फ़ोन्स में अलग अलग यूपीआई रखते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक फ़ोन भी आपका वहाँ पर हैक हो जाता है तो आपकी सारी बैंक डिटेल्स चुटकियों में वह आपसे ले सकता है, आपका बैंक को खाली कर सकता है। तो अगर आपको यूपीआई बनानी ही है तो आपको यूपीआई एक हद से हद 2 आपको बनानी चाहिए, और ज़्यादा कैशबैक या रिवॉर्ड्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी आपसे पर्सनल विनती है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि इनकम टैक्स की है। जो लोग बिजनेस करते हैं और जिनका सिर्फ पर्सनल अकाउंट होता है, अगर उनकी मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं अगर वो कैश में होती हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए आपने रोज़ की आपकी बिक्री 20,000 रुपये की है और आपके 2 या 3 ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हो रही हैं। इन दैट केस आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी रोज़ की ट्रांजैक्शन 50,000 की है यूपीआई के थ्रू, या आपकी इससे ज़्यादा है या 20-25 हज़ार की भी है, तब आपको करंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत यहाँ पर रहती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि करंट अकाउंट आपको वहाँ पर खोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे चलकर इनकम टैक्स की तरफ से और सेल टैक्स या कहूँ जीएसटी की तरफ से आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं अगर आपकी 25,000 या 50,000 के आसपास पर डे की होती हैं। वैसे तो 10,000 से ऊपर जितनी होती हैं वो करंट अकाउंट में ही आती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। सेकंड आते हैं उन ओनर्स के लिए जो सर्विस सेंटर्स चलाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड सेवा सेंटर हो गया, साइबर कैफे हो गए, या और कोई चीज़ें हो गई जिसमें वो 1% या 2% चार्ज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बात फिर से वही आ जाती है कि अगर आपने करंट अकाउंट खोला हुआ है और आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उस केस में आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आप सिर्फ 1% और 2% कमाने के चक्कर में आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि मेरे 50,000 रुपये उस अकाउंट में डाल दो, तो आपने कहा जी हाँ मैं डाल दूंगा, लेकिन आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। तो ट्रांजैक्शन आपने कैश में कर ली उस बंदे के साथ और आपने अपने 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में वहां पर डाल दी। अब आप तो सोचते हैं कि चलो 50,000 तो डाला, ऐसे करते करते मान लीजिए आपने 70-80 लाख की ट्रांजैक्शन पूरे साल में कर ली। देखिए, हो जाती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। इस केस में आपको लगेगा कि मेरी इनकम तो इसमें हुई नहीं है, जो भी इनकम हुई है वो तो मेरी कैश में हुई है, और मैंने कितना कमा लिया होगा? मैंने 2 लाख कमा लिए होंगे, 2.5 लाख कमा लिए होंगे। 2.5 लाख पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि अगर आपको इनकम टैक्स देना है तो 5 लाख तक आप उसमें सेविंग्स दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गलती पर होते हैं। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रही हैं, लाखों में हो रही हैं, तो उसकी नज़र में आप आरबीआई की नज़र में आ जाते हैं, साथ साथ आप जीएसटी की नज़र में भी आ जाते हैं कि भाई इतनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैसे इस बंदे की हो रही हैं।
अब आप सोचेंगे यार उनको कैसे पता चलेगा, तो भाई यहाँ पर आता है रोल बैंक का। बैंक वहाँ पर आपका इंडिकेट करता है आरबीआई को कि इस बंदे के अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रोज होती हैं, वो भी यूपीआई के थ्रू। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत टाइम तक बहुत लार्ज अमाउंट को इधर से उधर करते हैं तो आप शक के घेरे में आते हैं। आपको इनकम टैक्स से तो रेट पड़ी सकती है आपके पास, मतलब रेट तो नहीं कहूंगा, पूछताछ आपसे हो सकती है, आपके पास नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप 40 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस पूरे साल में कर लेते हैं तो आपको जीएसटी में भी यहां पर नोटिस का सामना करना पड़ सकता है और साथ साथ आपको वहां पर रजिस्टर करना पड़ सकता है। और इनकम टैक्स तो आपसे पूछेगा ही, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ये नहीं देखते कि आपने कितना कमाया, वो ये देखते हैं कि पूरे साल अकाउंट में क्या गतिविधियां रही, और ये सारी डिटेल्स आपका बैंक आरबीआई को पहुंचाता है, जहां से सारा का सारा मैकेनिज्म वर्क करता है। तीसरे आते हैं कैशबैक कमाने वाले, जिनके बारे में मैंने बोला कि भैया 1 या 2 यूपीआई रख लीजिए, ज़्यादा कैशबैक के चक्कर में आप ना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फैमिली टू फैमिली ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं। जैसे उनका लड़का बाहर रहता है तो उन्होंने आज बोला कि 10,000 का ट्रांजैक्शन कर दो, आज 5,000 रुपये भेज दो। ये आजकल कॉमन हो गया है, चलता ही है। तो उस केस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि जो भेज रहा है अगर वो इनकम टैक्स पेई है या सैलरीड पर्सन है या व्यवसायी है, लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बता सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि हाँ मैंने अपने बेटे को भेजे थे या मैंने इसको भेजे थे। लेकिन ये भी ज़्यादा रैपिडली नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ 10,000 रुपये भेज रहे हैं या 50,000 रुपये भेज रहे हैं, और अगर आप एक ही ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में कर रहे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल अकाउंट्स में आप कर रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो बात निकल कर ये आती है कि यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी का अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और कैश में ले रहे हैं तो आपको आगे उसका जवाब भी देना पड़ सकता है, अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट वहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स से अगर आपको बचना है, या मैं कहूँ आपको उनके नोटिस से बचना है, इन दैट केस आपको ये चीज़ों का पालन करना चाहिए। मनी मैटर्स के इस एपिसोड को यहीं पर मैं बंद करता हूँ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।